हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम साइंस क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। पिछले अंक में हमने ये देखा था कि कितने तरह के मेथड जो है वो जो आपका प्लांट होता है वो खाना बनाने में यूज़ करता है। तो खाना कैसे बनाता है वो क्लोरोफिल यूज़ करता है, सनलाइट यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है और पानी और मिट्टी में से पानी और लवण यानी मिनरल्स यूज़ करके वो अपना खाना बनाता है, पत्तियां खाना बनाती हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जानकारी लेते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और उनको सूरज की रोशनी की और बाकी सारी चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो प्लांट हैं ये परजीवी प्लांट हैं। परजीवी का मतलब किसी न किसी सोर्स पे ज़िंदा रहने वाले प्लांट्स हैं, या इसको आप फंगस समझिए, या ऐसे आपने बहुत सारे वो देखे होंगे जब आप मार्केट जाते हैं तो आपने मशरूम देखे हैं, तो मशरूम भी एक तरह का फंगस है। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसी चीज़ों पे उगते हैं जिसके लिए उनको क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती। सड़ी गली लकड़ी हो गई, भूसा हो गया, मिट्टी हो गई, ऐसा तना हो गया जो हल्का सा गल रहा है, तो उसके ऊपर बारिश में अक्सर क्या होता है, बारिश होती है तो सड़ता है सामान, और जब सड़ता है तो इस तरह के फंगस, कवक या जिसको जो कहते हैं मशरूम वगैरह, इस तरह की जो फॉर्मेशन है ये उग जाती है। तो 1.4 है सेप्रोट्रोप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on the rotting wood during the raining season. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे वेजिटेबल मार्केट में, और इसी तरह से अम्ब्रेला, छतरी, जिसे छत्रक या छतरी जैसे कहते हैं, वो भी आपने बारिश के मौसम में देखे होंगे। देखिए, सारे मशरूम जो हैं वो खाने लायक नहीं होते, इनमें जहरीले भी होते हैं। तो जो हम खाते हैं बटन मशरूम जो मार्केट में नॉर्मली मिलता है उसको तो खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन वो खाने लायक नहीं होते। बारिश के मौसम में सड़ी गली लकड़ी के ऊपर ये उगाते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हम ये इसमें पता लगाते हैं कि कहाँ से वो पदार्थ न्यूट्रिएंट्स पाते हैं जिससे ये अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ये एक्टिविटी है जिसमें आपको ये बताया है, इसको आप खुद देख लीजिएगा कि ये ब्रेड है जिसके ऊपर कई बार होता है ना, ब्रेड के ऊपर कुछ गिर गया या बहुत दिन हो गए बासी ब्रेड रखी है किसी चीज़ पे, फ्रिज में रखी है या बाहर कहीं छोड़ दिया आपने, आपको ध्यान नहीं रहा, तो उसके ऊपर क्या है, फंगस उग जाती है। ये जैसे इस पे ग्रीन कलर की ये फंगस उगी हुई दिख रही है। अब ये फंगी जो है, ये फंगस जो है, ये खाने लायक नहीं होती। तो इसको देखते हैं जब आप सब्जी के ऊपर, या अब जैसे गर्मियों का मौसम है तो अगर आप सब्जी या कोई भी बना हुआ खाना रात में छोड़ देते हैं बाहर, तो सुबह तक उसमें क्या बुलबुलें आने शुरू हो जाते हैं, वाइट वाइट सी उस पर लेयर पड़ जाती है, यानी उसमें फंगस आ जाती है, फफूंदी लग जाती है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट probably you have seen cotton like threads spread on the pieces of bread। तो ये आपने सबने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो एक बार इसको आप नोटिस कीजिएगा कि कहीं एक ब्रेड रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के छोड़ दीजिए उसको किसी टिफ़न के अंदर रख के, तो 2 दिन बाद आप देखेंगे तो उसमें वाइट वाइट से धागे रुई जैसा दिखने लगेगा। ये सारा क्या है, मशरूम है। कई जगह वाइट और ब्लैकिश कलर के होंगे, कुछ ऐसे येलोइश ग्रीनिश कलर के होंगे। These organism are called fungi। इस ऑर्गेनिज्म को, ये जो उगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, फंगी, या हिंदी में कहते हैं फंगस, फफूंद। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिके मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, खाने पीने का कोई सामान हो गया, उसमें जाके एक्टिव हो जाते हैं और उसमें से अपना खाना लेना शुरू कर देते हैं और अपनी ग्रोथ क्या है, बढ़ानी शुरू कर देते हैं। जूसेस ऑन द डेड और डिकेइंग मैटर, जो चीज़ें मतलब रखी हैं बहुत दिन से यूज़ नहीं हुई, सड़ गल गई हैं,
तो उनमें क्या है, इनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। ठीक है, हर चीज़ हर जगह तो नहीं उगती। जैसे पानी अगर कहीं रुका रह गया तो क्या होगा, मच्छर उसमें उग जाएंगे, वो पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मच्छरों के लिए आइडियल जगह है। ठीक है, बारिश के मौसम में जगह जगह पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर बढ़ जाते हैं। गर्मी में अभी मच्छर हैं, लेकिन जैसे ही लू चलेगी मच्छरों को जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सूखे में पानी हर जगह से इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो बच्चे कहाँ देंगे। जब बच्चे नहीं होंगे तो मच्छर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे और बारिश में फिर से रीगेन करते हैं अपनी जगह को। ठीक है, उसके बाद में आते हैं the secret digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution, then they absorb the nutrients from it. ठीक है, these mode of nutrition in which organism take in nutrients in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrients. ठीक है, मृत जीवियों से जो भोजन प्राप्त कर लेते हैं उनको कहा जाता है सेप्ट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले से फूड बना पड़ा है, उसको सिर्फ एक्टिवेट किया इन्होंने, बनाया नहीं, उसमें से जूस लेके खुद को ग्रो किया है। फ़र्क समझिए, क्लोरोफिल जो है वो मदद करता है पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने में पेड़ों का। ठीक है, लेकिन जो इस तरह का ऑर्गेनिज्म है वो किसी डेड प्लांट से, किसी सड़े गले खाने पे अपने आप को ग्रो करता है, यानी वहाँ वो उस चीज़ को अपने को क्या करता है, बढ़ाता है। सेकंड है प्लांट विच यूज सेप्ट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्ट्रोट्रोफ्स। ठीक है, जो सड़े गले उससे बनता है उसको सेप्ट्रोफोस कहा जाता है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसी जगह पे जैसे अचार है, उसमें हल्का फुल्का भी मॉइस्चर या वाटर कंटेंट रह गया तो उसमें इनको पनपने के लिए बहुत अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है। लेदर है आपका, चमड़ा जो है, कपड़े हैं, बारिशों में आप देखो कि कपड़ा अगर बाहर अभी आपने धोया और किसी उसमें रख दिया और उसको सुखाया नहीं है तो क्या होगा, उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो ये बैक्टीरिया जो है, जो ये फंगस है, वो सब उसमें एक्टिव होने लगता है। और अगर 2-4 दिन आपने उसको एक ही दिन रखोगे तो शाम तक उसमें स्मेलिंग आनी शुरू हो जाती है, बहुत तेज। ड्यूरिंग द रेनी सीजन they spoil many things. Ask your parents about the means of fungi in your house. अब इसकी वजह से क्या है, बारिश के मौसम में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो फंगस जो है वो ख़राब कर देती है। अपने पेरेंट्स से आप इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकती हैं कि क्या क्या कचरा फंगस मचाती है। जैसे फ्रिज में भी कई बार कोई सामान रह जाता है, उसमें भी फंगस हो जाती है, आटा वगैरह छूट जाए तो कई दिन तक अगर उसे यूज़ नहीं किया, रात को गूंदा सुबह यूज़ किया ठीक है, लेकिन अगर 2 दिन हो गया तो वो ख़राब हो जाएगा। सब्जी वगैरह होगी उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फंगस जो है बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग दे germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब फंगल जो है, फंगस के जो कण रहते हैं वो हवा में इधर उधर बिखरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने अकॉर्डिंग वातावरण मिलता है, गर्म और गीला, तो वो क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट का मतलब होता है जैसे अंकुर होते हैं ना, अंकुर निकलते हैं, आपने स्प्राउट्स जो देखे हैं उसको कहते हैं जर्मिनेशन, अंकुरण कहते हैं हिंदी में, कि वो अपने आप को क्या करने लगते हैं, पैदा करने के इन्वायरमेंट मिलते के साथ ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं, अंकुरित होने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम किस तरह से अपनी चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं इन चीज़ों से। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम उसके अंदर मॉइस्चर ना आने दें। कोई भी सामान है जो आपका ख़राब हो रहा है उसको आप धूप में रखो, मॉइस्चर चला जाएगा।
जब उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो ये चीज़ें एक्टिवेट नहीं होंगी। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कई सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को पोषित करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषण करना होता है। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, वो एक रिश्तेदार बन गए हैं कि हम तुमको कुछ देंगे और तुम हमको कुछ देना, और इससे क्या होगा, हम दोनों ही पल्लवित होंगे, यानी खूब ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगस लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। बहुत सारे फंगस कहाँ रहते हैं, जड़ों में रहते हैं पेड़ों की। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और कई चीज़ों को लेने में ये हेल्प करते हैं, जैसे बदले में वो क्या देते हैं, पानी और बहुत सारे पोषक तत्व जो मिट्टी में रहते हैं, और बदले में वो पेड़ों के ऊपर उग जाते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। और ये जो कोलैबोरेशन है, एसोसिएशन यानी संगठन है, ये बहुत ज़रूरी है पेड़ों के लिए। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिंचेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. Fungus provide shelter, water and mineral to the alga, and in return the alga provide food which is prepared by photosynthesis. तो ये कोलैबोरेशन है कि फंगस उसको क्या देता है कि बाहर से चीज़ें, मिट्टी में जो कुछ रहता है वो फंगस उसको प्रोवाइड करता है और शेल्टर देता है, पानी और मिनरल्स देता है, और एल्गा बदले में उसको खाना देता है जो कि वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश करते हैं सॉइल को। रिप्लेनिश का मतलब होता है, देखिए आप खाना खाते हो, एग्जाम्पल है ये, आप खाना खाते हो सुबह, ठीक है, 2 घंटे स्कूल गए, कुछ खेले कूदे, तो वो जो खाना आपने खाया था वो ख़त्म हो गया पेट में से, आपको फिर से भूख लगी, आपने फिर कुछ खाया, ठीक है ना। तो ये जो शोषण है बॉडी का आपके न्यूट्रिएंट्स का, उसी तरह से ज़मीन में भी कुछ उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं, तो क्या होता है कि जैसे आपने उसने ज़मीन में से जो पोषक तत्व थे वो ले लिए, अब ज़मीन में वो पोषक तत्व नहीं है, तो बदले में हम क्या करेंगे, हम उसमें एडिंग करेंगे, खाद डालेंगे और आपका यूरिया डालेंगे, कुछ ऐसे पदार्थ डालेंगे जिससे कि ज़मीन में जिन चीज़ों की कमी आई है वो उन चीज़ों की भरपाई कर दे, उन चीज़ों को उसको प्राप्त हो जाए, और हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको अच्छी ग्रोथ मिले। ये वैसे ही है जैसे आप खाना खाने के साथ बॉर्नवीटा पीते हो, हॉर्लिक्स पीते हो, कि आपने दिन भर में जो कुछ भी कमी आपके खाने में रह गई, अब आप 1 गिलास दूध में कुछ डाल के पी रहे हो, तो जो कुछ कमी रही वो इस खाने से पूरी हो जाएगी। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। आपने कभी देखा है फार्मर्स को मैन्योर यानी खाद, फर्टिलाइज़र यानी यूरिया वगैरह खेत में डालते हुए, और गार्डनर यूजिंग दैम इन लॉन और इन पॉट्स, जो गमलों में डालते हैं या फिर गार्डन में डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। इसको क्यों सॉइल में मिला रहे हैं, क्या पता है आपको। यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने ये देखा है कि जो ज़मीन से पेड़ पौधे जो हैं वो मिनरल्स और भी पोषक तत्व मिट्टी से लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपने कुछ खाया और यूज़ हो गया तो वो जगह ख़त्म, आपने 2 रोटी सुबह खाई थी, 10-11 बजे तक आपने खेला कूदा पढ़ाई करी, तो वो सारा जो कुछ खाया था वो सब डाइजेस्ट हो गया। अब जो ये कमी आई है इसको आप कैसे पूरा करोगे, और खाना खा के, कुछ और खा के, ठीक है ना। तो ये जो डिक्लाइनिंग का मतलब क्या है, कमी आना। पेड़ पौधों ने मिट्टी से सब पोषक तत्व ले लिया, अब मिट्टी में उस चीज़ की कमी आ गई। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा। ये सारे पदार्थ जो हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब हम उससे डालते हैं खाद और फर्टिलाइज़र, ताकि उसकी कमी पूरी हो और मिट्टी में उस चीज़ की पोषकता बनी रहे। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल
ये टाइम टाइम पे देना होता है। कुछ समय के बाद हमें पता है कि जैसे हमने डाल दिया अभी 6 महीने साल भर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो दोबारा थोड़ी सी खुराक उनको देनी पड़ेगी। These nutrients need to add from time to time in enrich the soil. मिट्टी को पोषक बनाने के लिए टाइम टाइम पे इनको डालना पड़ता है। You can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plant. हम कुछ भी बोते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है पोषक तत्वों की, उसको हमें पूरा करना पड़ता है। Usually crops require a lot of nitrogen to make protein. After the harvest, the soil become deficient in nitrogen. You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air, plant cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. The bacteria ribosome can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form, but ribosome cannot make its own food. So it lives in the root of gram, peas, moong, bean and other legumes and provides them with nitrogen. Most of the pulses dal are obtained from leguminous plant. In return, the plant provides food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relation. This association of a great significance for the farmer. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plant are grown. अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आप रोटी सब्जी खाते हो, खाली रोटी अगर आपकी प्लेट में रख दी जाए तो क्या होगा कि आप खाली रोटी नहीं खा सकते, उसके साथ में आपको अगर दाल दी जाए तो आप अच्छे से खाना खा सकते हो और आपका जो फूड है वो बैलेंस फूड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आप दाल के साथ में रोटी खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। दालें जो हैं जब इनकी खेती की जाती है, मटर हो गई, चना हो गया और बाकी मूंग दाल हो गई, ये और भी बहुत सारी दालें जब बोई जाती हैं तो इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया आकर बैठ जाता है और ये बैक्टीरिया जो है इसको कहते हैं राइबोजियम, और ये हवा में जो नाइट्रोजन रहती है उसको वहाँ से लेके अपने आप को ग्रो करता है और पेड़ की जड़ से चिपका रहता है। राइट, या इसका काम क्या है कि ये मिट्टी में नाइट्रोजन को हवा से लेके इकट्ठा करता रहता है क्योंकि उसको खुद को ग्रो करना होता है। और जब मटर की या दालों की फसल काटी जाती है खेतों से तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी आती है वो उससे पूरी हो जाती है, फिर हमें नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ता है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा खेल कूद में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हो रहते हो तो आपकी बॉडी में से विटामिन और मिनरल्स की कमी होती रहती है। लड़कियों में आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो उनको टैबलेट्स दी जाती हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि वो ऐसा खाना खाएं जैसे आंवले का जूस पिए, ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें आयरन बहुत है, हरी सब्जियां साग सब्जियां खाएं, तो वही काम एक टैबलेट करेगी और वही काम कौन करेगा? आपका खाना करेगा। नेचुरल तरीके से हवा में जो नाइट्रोजन है उसको ये बैक्टीरिया जो दालों की जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में इकट्ठा कर देते हैं, छोटी छोटी सी गांठें उनके अंदर आ जाती हैं और ये उसी फॉर्म में नाइट्रोजनीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को लाके पेड़ की जड़ में डाल देते हैं और पेड़ उससे जब खाना बनाता है तो कुछ हिस्सा नाइट्रोजन का यूज़ करता है। और जब दालों के पौधे काटे जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी बेलें होती हैं, फलियां आते ही ये पौधे अपने आप सूख जाते हैं, तो इनको काटना नहीं पड़ता है, इनकी कटाई नहीं होती है उस तरह से जैसे बाकी आप उसकी कटाई करते हैं। एक अरहर की दाल है जो थोड़ी बड़ी होती है, बाकी जो फलियां वगैरह होती हैं वो तो वहीं सूख साख के ख़त्म हो जाती हैं, उन्हीं में ही मिट्टी में ही मिल जाती है, खाद का काम कर लेती है। और उनकी जड़ों में जो नाइट्रोजन का इन्वायरमेंट से उन्होंने संचरण किया होता है, ज़मीन के अंदर जो इकट्ठी करी रहती हैं
वो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बैलेंस कर देती है। बस इतना सा ही इसका फंडा है, ठीक है। और इन प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप, कि कोई बैक्टीरिया को जड़ में वो क्या दे रहा है, पनाह दे रहा है, और बैक्टीरिया बदले में क्या कर रहा है, हवा से नाइट्रोजन लेके पेड़ पौधे को दे रहा है। एक तरह का रिलेशनशिप है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट other mode of nutrition like parasitic and saprotrophic. They derive nutrition from other organism. All animal are categorized as heterophores since they depend on plant and other animals for food. Can we say that the insectivorous plant are partial heterotrophs? ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसमें हमने ज़्यादातर क्या देखा कि जो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और एक रिलेशनशिप में होते हैं कि जैसे कोई कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर आश्रय लेते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और बदले में वो उनको शेल्टर देते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनको पनाह देते हैं, अपने अंदर पलने देते हैं, खाना पीना थोड़ा बहुत देते हैं। और वो पेड़ पौधों के नीचे जो रहते हैं, चाहे वो आपका मशरूम हो या फिर आपके बैक्टीरिया हो जो उनकी जड़ों में रहते हैं, वो वहाँ पे अपना आश्रय पाते हैं, खाना पीना लेते हैं और हवा से नाइट्रोजन लेके पेड़ पौधों को देते हैं। यानी एक रिलेशनशिप है जिसमें गिव एंड टेक वाला वो होता है कि अगर मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ तो बदले में मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। कुछ एक प्लांट को छोड़ दो जो पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक का मतलब होता है कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट है। जैसे आपने अमर बेल के बारे में पढ़ा कि ये एक बेल है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये क्या करती है, जिन पौधों में क्लोरोफिल होता है उसके ऊपर आश्रय ले लेती हैं, यानी उसके ऊपर पड़ जाती हैं और उससे अपना खाना लेती रहती हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको इसके नोट्स भी मैं बहुत जल्द आपको दे दूँगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।